हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे उप अंकेक्षक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। दोस्तों, ये जो सेशन है, ये जो क्लास है आपका, ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैं आप लोगों को क्लास 1 से क्लास 4 तक का एमसीक्यू प्रोवाइड कराया हूँ। कहने का मतलब है, ये 5वां वीडियो है दोस्तों उप अंकेक्षक के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे। आज का जो सेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रश्न ही कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट अवर सेशन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, भाग एक जो है आज, ये अंकेक्षण के मूल सिद्धांत एवं नियोजन के बारे में है। द कोर प्रिंसिपल एंड ऑडिट प्लानिंग आपका जो है इसके ऊपर है, अंकेक्षण के मूल सिद्धांत एवं नियोजन के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इससे पहले जो क्लासेस डली हैं उसको आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराया हूँ, जो इंडिया के सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं सब ऑडिटर या ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ है उसमें वो प्रश्न पूछे गए हैं। और आज का भी सेशन है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है अंकेक्षण के मूल सिद्धांत एवं नियोजन। पहला प्रश्न देखिए, अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य, ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। बिल्कुल सही बात। ये सिद्धांत किस अंकेक्षण मानक अर्थात स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में वर्णित है? ठीक है, प्रश्न है अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करना है। ये सिद्धांत जो है किस अंकेक्षण मानक में वर्णित है? ठीक है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 300, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 500 या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 700। सही उत्तर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200, ठीक है, कौन सा सिद्धांत स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 में क्या वर्णित है? इसमें मुख्य रूप से जो काम है वो वित्तीय विवरणों पर अपनी एक स्वतंत्र राय, है ना, ओपिनियन जो है अपना व्यक्त करना है कि वह सत्य एवं निष्पक्ष है, ट्रू और फेयर है या नहीं। इस चीज को बताता है आपका SA 200। इसके तहत आपका अंकेक्षक का मुख्य काम वित्तीय विवरणों पर अपनी एक स्वतंत्र ओपिनियन व्यक्त करना है। साथ ही साथ ये जो आपका ट्रू है या फेयर है ये पता करना है, मतलब कि सत्य एवं निष्पक्ष है या नहीं ये बताना है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे 200 को याद रखना है दोस्तों, विवरणों पर राय व्यक्त करना है ना, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक नए व्यवसाय के खातों का अंकेक्षण शुरू करने से पहले, एक नया बिजनेस के खातों का अंकेक्षण ऑडिटिंग शुरू करने से पहले अंकेक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अंकेक्षक को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? ये बोल रहा है एक नया व्यवसाय के खातों का अगर ऑडिटिंग करना है तो संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, व्यवसाय की प्रकृति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समझना, सभी वाउचरों की विस्तृत जांच या सीधे बैंक से पुष्टिकरण प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय की प्रकृति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समझना। देखिए, किसी भी नए संस्थान को ऑडिट शुरू करने से पहले वहाँ का जो माहौल है, व्यवसाय का किस प्रकार का मतलब व्यवसाय कौन सा किस प्रकार का है, नेचर ऑफ बिजनेस, और आपका आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जो इंटरनल कंट्रोल को समझना सबसे पहला कदम होता है। इसके बिना आगे की योजना नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, व्यवसाय के नए खातों का अंकेक्षण शुरू करने से पहले हमको क्या करना है? व्यवसाय की उसका नेचर जानना है, प्रकृति जानना है, साथ ही साथ वहाँ का आपका इंटरनल कंट्रोल समझना है, कैसा माहौल है, ये सभी चीज़ों को समझना है आपको। उसके बाद ही आपको क्या करना है? आपका खातों का अंकेक्षण शुरू करना है, आगे की योजना बनाना है। अगला प्रश्न है, वैधानिक अंकेक्षक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और आंतरिक अंकेक्षक, इंटरनल ऑडिटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है। ठीक है, वैधानिक अंकेक्षक अर्थात स्टैट्यूटरी ऑडिटर और आंतरिक अंकेक्षण अर्थात इंटरनल ऑडिटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, दोनों का कार्यक्षेत्र पूरी तरह समान होता है। वैधानिक अंकेक्षक अपने उत्तरदायित्व के लिए आंतरिक अंकेक्षक के कार्य पर पूर्णतः निर्भर हो सकते हैं। तीसरा है, वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षक के कार्य का उपयोग कर सकता है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी उसी की होगी। और चौथा है, दोनों की नियुक्ति शेयर धारकों द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षक के कार्य का उपयोग कर सकता है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी उसी की ही होगी। ठीक है, वैधानिक अंकेक्षक अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आंतरिक अंकेक्षक की रिपोर्ट या काम की मदद ले सकता है। जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है
अपना कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, वो इंटरनल ऑडिटर जो आंतरिक अंकेक्षक की रिपोर्ट की काम की मदद ले सकता है। ठीक है, रिपोर्ट का मदद ले सकता है या उसके काम की मदद ले सकता है। ये आपका स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 610 के तहत बताया गया है। किसके तहत बताया गया है? ऐसे 610 में बताया गया है दोस्तों। लेकिन यदि भविष्य में कोई भी चूक पाई जाती है, कोई भी मिस्टेक होता है, कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, तो अंतिम कानूनी जिम्मेदारी पूरी तरह से किसकी होगी? वैधानिक ऑडिटर की होगी। किसकी? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होगी। ठीक, तो इस बात को समझना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन भी दूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे फंसे ना। कभी भी आपको क्वेश्चन आए ऐसा, या क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो आप लोगों को किस प्रकार से एलिमिनेट करना है उसको समझ करके यहाँ पे चलना है। मेरा पूरा प्रयास है आप लोगों को यहाँ पे बताने का कि किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण नियोजन अर्थात आपका ऑडिट प्लान का हिस्सा नहीं है? बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसका ऑडिट प्लान का हिस्सा नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो अंकेक्षण नियोजन ऑडिट प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता है? ऑप्शन है अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण स्टाफ के बीच कार्य का बंटवारा, या फिर वित्तीय विवरणों पर अंतिम अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना। फोर्थ ऑप्शन है अंकेक्षण की सीमा टाइमलाइन निर्धारित करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अंकेक्षण नियोजन अर्थात ऑडिट प्लानिंग एक शुरुआती प्रक्रिया होती है ऑडिटिंग की। इसमें जो है आपका कार्यक्रम, सबसे पहले कार्यक्रम बनाना होता है, दूसरा फिर स्टाफ में काम को बांटेंगे और समय सीमा तय करना शामिल होता है कि कितने समय में अपने को ये कार्य कंप्लीट करना है। पहले अपन प्लानिंग करेंगे प्रोग्राम के लिए कि किस प्रकार से इसको अपने को ऑर्गेनाइज करना है, दूसरा कैसे इसको अपने स्टाफ में बांटे ताकि एक समय पर एक ये काम पूरा हो सके। ये चीज़ें रहती हैं दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, वित्तीय रिपोर्ट पर अंतिम अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना, ये नहीं होता है। अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना अंकेक्षण का समापन जो आपका कौन सा है? कंक्लूडिंग फेस है, नियोजन का नहीं है। प्लानिंग की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, लेकिन ये क्या है? कंक्लूजन की बात हो रही है। ठीक है, कि हस्ताक्षर कब करेगा? जब अंकेक्षण का समापन हो जाएगा। समापन मतलब आपका कंक्लूडिंग आपका जो स्टेप होगा या कंक्लूडिंग फेस होगा, उसमें ये चीज़ घटेगी। कौन सा? वित्तीय विवरण पर अंतिम अंकेक्षण का रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर आपका ऑडिट प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंकेक्षण जो वर्ष के अंत के में खाते बंद होने के बाद शुरू होता है। जो ऑडिटिंग है जो वर्ष के अंत में खाते बंद होने के बाद शुरू होता है और एक ही बार में समाप्त भी होता है, वो क्या कहलाता है? वह अंकेक्षण जो वर्ष के अंत में खाते बंद होने के बाद शुरू होता है। वर्ष के अंत में खाता जो है वो बंद हो गया और उसके बाद शुरू हो रहा है जो ऑडिटिंग, और एक ही बार में समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? चालू अंकेक्षण कंटिन्यूस ऑडिट, दूसरा है सामयिक वार्षिक अंकेक्षण पीरियोडिक एनुअल ऑडिट, या अंतरिम अंकेक्षण इंटरिम ऑडिट, या लागत अंकेक्षण। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, सामयिक अर्थात वार्षिक अंकेक्षण पीरियोडिकल एनुअल ऑडिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है और खाता पूरी तरह फाइनलाइज हो जाता है अर्थात बंद हो जाता है, तब जो अंकेक्षण शुरू होकर एक ही बार में पूरा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सामयिक अर्थात वार्षिक अंकेक्षण। ठीक है, याद रखना कि खाता बंद हो गया, उसके बाद नया शुरू हो रहा है आपका और एक ही बार में समाप्त भी हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सामयिक या वार्षिक अंकेक्षण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण जोखिम ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए अंकेक्षण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ऑडिट रिस्क को कम करना है यदि, तो उसके लिए जो अंकेक्षण द्वारा अपनाई गई पॉलिसी या आपकी जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? अनुपालन प्रक्रिया, सारवन प्रक्रिया, मतलब अनुपालन मतलब होता है कंप्लेंस प्रोसीजर्स, सारवन प्रक्रिया मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर दिया और ट्रांसलेट कर दिया दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सारवन प्रक्रिया अर्थात सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। वित्तीय विवरणों में जो मौजूद अशुद्धियों को खोजने और अंकेक्षण जोखिम को कम करने के लिए जो अंकेक्षक को जो विस्तृत जांच करना होता है उसे क्या कहते हैं? सारवन प्रक्रिया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, या मुख्य जांच प्रक्रिया भी इसे कहते हैं। ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए जो अंकेक्षक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपका सारवान मतलब सतर्क हो जाओ एक प्रकार से। ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक, नेक्स्ट है,
अंकेक्षण ज्ञापन ऑडिट मेमोरेंडम अर्थात अंकेक्षण ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों को नौकरी से निकालना, अंकेक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण बातों और समस्याओं को दर्ज करना, दैनिक खर्चों का हिसाब करना, या फिर केवल शेयर धारकों को नोटिस भेजना। अंकेक्षण ज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है मुख्य रूप से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंकेक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण बातें और समस्याओं को दर्ज करना। ठीक है, ऑडिट के दौरान अंकेक्षण को कई महत्वपूर्ण विसंगतियां या समस्याएं मिलती हैं। ठीक है, ऑडिट करते समय क्या होता है, एक ऑडिटर को बहुत सारी विसंगति मिलती हैं या प्रॉब्लम्स मिलते हैं या एरर्स मिलते हैं, वो उन्हें एक ही जगह नोट करता है ताकि रिपोर्ट बनाते समय उसे याद रख सके, है ना, उसे अच्छे सही तरीके से सिस्टमेटिक बता सके। इसे अंकेक्षण ज्ञापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑडिट मेमोरेंडम या ऑडिट नोटबुक भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिट नोटबुक। ठीक है, चलिए ऑडिट नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, सामग्रिता अर्थात मटेरियलिटी की अवधारणा अंकेक्षण के में किस पर निर्भर करती है? सामग्रिता अर्थात मटेरियलिटी की अवधारणा अंकेक्षण में किस पर निर्भर करती है? केवल मध्य की मौद्रिक राशि पर, केवल मध्य की प्राकृतिक पर, मध्य के आकार और प्राकृति दोनों पर, जो उपयोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित कर सके, या केवल अंकेक्षण की व्यक्तिगत पसंद पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामग्रिता जो आपका है वो मध्य की आकार और प्रकृति दोनों पर, जो उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सके होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? सामग्रिता जो मटेरियलिटी जो ऐसे 320 के अंतर्गत, मतलब यह है कि कोई जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है, कोई भी मद या राशि महत्वपूर्ण तब मानी जाती है जब उसकी प्रकृति या आकार ऐसा हो कि उसे बदलना या छुपाने से वित्तीय विवरण पढ़ने वाला जो है आपका जैसे निवेशक या बैंक का निर्णय बदल जाए। इसीलिए मध्य के आकार प्रकृति दोनों पर जो प्रक्रियाओं के निर्णय को प्रभावित कर सके वो क्या आपका मटेरियल की अवधारणा। ठीक है, और इसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अंकेक्षण कार्य पत्र अर्थात ऑडिट वर्किंग पेपर्स को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी के लेखापाल की, अंकेक्षण की टीम जो होती है उसकी, या फिर अंकेक्षक की, या कंपनी के प्रबंधन निदेशक की, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC की। सही उत्तर दोस्तों, जो ऑडिटिंग वर्किंग पेपर है कौन बनाएगा? आपका अंकेक्षक या उसकी टीम ही बनाएगी। ठीक है, तो अंकेक्षक कार्य जो होता है कार्यपत्र ऑडिट वर्किंग पेपर्स, वह दस्तावेज और सबूत है। क्या होता है? जो भी आपका रिपोर्ट्स है इस पर जानकारी है वो एक प्रकार का सबूत है, दस्तावेज है, जिन्हें अंकेक्षक ऑडिट के दौरान इकट्ठा करके रखता है प्रस्तुत करने के लिए। नियमों के अनुसार ये पूरी तरह से अंकेक्षक की संपत्ति होती है। द एसेट्स ऑफ ऑडिटर इज देयर रिपोर्ट। ओके, और इन्हें व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी अंकेक्षण फाइनल परमानेंट ऑडिट फाइल। स्थायी अंकेक्षण जो फाइल होती है परमानेंट ऑडिट फाइल में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? स्थायी अंकेक्षण फाइल जो होती है परमानेंट ऑडिट फाइल, इसमें क्या शामिल किया जाता है? चालू वर्ष का बैंक समाधान विवरण, चालू वर्ष के वाउचरों की सूची, कंपनी का पार्षद सीमा नियम MOA और अंतर नियम AOA, या चालू वर्ष का परीक्षण संतुलन। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कंपनी का पार्षद सीमा नियम MOA और अंतर नियम AOA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑडिट फाइल दो प्रकार की होती है, एक स्थायी फाइल होती है परमानेंट फाइल में कागजात होते हैं जो कंपनी के सालों साल तक नहीं बदलते। ठीक है, जो परमानेंट फाइल होते हैं वो कंपनी के जो कागज होते हैं सालों साल नहीं बदलते, जैसे कंपनी की सावधानी यानी पार्षद सीमा नियम MOA और अंतर नियम AOA। ठीक है, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए भाग 2 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने भाग 1 में जितने क्वेश्चंस किए वह संबंधित थे आपके अंकेक्षण के मूल सिद्धांत व नियोजन के। ठीक है, कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट एंड प्लानिंग हमने देखा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों ये। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भाग 2 आंतरिक निरीक्षण और वाउचिंग। आंतरिक निरीक्षण और जो वाउचिंग है उससे मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली इंटरनल चेक सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? आंतरिक निरीक्षण और वाउचिंग के प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न है एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली इंटरनल चेक सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? ये त्रुटियों और कपट की संभावना को स्वतः कम करती है। जो मिस्टेक्स होते हैं और जो कपट होते हैं उसकी संभावना को स्वतः कम करती है।
ये अंकेक्षक के दायित्व को शून्य कर देती है। इसके व्यापार का खर्च पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके बाद वैधानिक अंकेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये त्रुटियों और कपट की संभावना को स्वतः कम कर देती है। इंटरनल चेकअप सिस्टम है ये। मतलब ये है कि इस तरह बांटना है कि एक कर्मचारी द्वारा किया गया काम की जांच दूसरा कर्मचारी स्वतः ऑटोमेटिक कर ले। ठीक है, इससे कपट और गलतियों की गुंजाइश अपने आप बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक का मतलब ही ये है कि काम को इस तरह से बांटा है कि एक कर्मचारी के द्वारा जो किया गया काम की जांच है जो दूसरे कर्मचारी स्वतः कर ले, इसे ही इंटरनल चेक सिस्टम कहते हैं। ठीक, क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट है नगद बिक्री अर्थात कैश सेल्स। नगद बिक्री अर्थात कैश सेल्स की वॉचिंग करते समय क्या करते समय वॉचिंग करते समय अंकेक्षक को मुख्य रूप से किस दस्तावेज की जांच करनी होती है। दोस्तों अब आप पूछेंगे वॉचिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 4 तक मैंने सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर के देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है उप अंकेक्षक के नाम से। उप अंकेक्षक के नाम से हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक ये आज 5वां लेक्चर है, आप देखिएगा। एग्जाम के होने तक मैं आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, मल्टीपल एमसीक्यूज के सेशन कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जितना भी सब ऑडिटर और ऑडिटर का एग्जाम है उसके प्रश्न मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में संभावना बन सकती है जिन प्रश्नों को, उसको भी यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर 1 से देखिएगा, क्लास 1 से लेकर के जितनी भी क्लासेस डल रही हैं दोस्तों अभी तक वो आप देखते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ और काफ़ी सारे रिसोर्सेज से मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वैल्यू करिएगा दोस्तों इस चीज़ का, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचाएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आप लोगों को हर विषय को यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाएंगे दोस्तों, एमसीक्यू और थ्योरी दोनों के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो प्रश्न में आते हैं फिर से वापस। नगद बिक्री कैश सेल्स की वॉचिंग करते समय अंकेक्षक को मुख्य रूप से किस दस्तावेज की जांच करनी होती है। ठीक है, देखिए नगद बिक्री की जांच के लिए सबसे प्रमाणिक सबूत क्या होता है? कैश मेमो की कार्बन कॉपी, कैश मेमो की कार्बन प्रतियां और दैनिक नगद सारांश। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नगद बिक्री की जांच के लिए जो आपका सबसे प्रमाणिक सबूत है कैश मेमो की कार्बन कॉपी, और डेली जो आपका जो रोज शाम को बनने वाला जो दैनिक नगद सारांश होता है, डेली कैश समरी, वो रिपोर्ट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, जिससे कैश बुक का मिलान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही है इसका। ठीक है, देखिए बाकी ऑप्शंस को भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर क्रय बही, परचेस बुक ये नहीं होता है, केवल आपूर्ति काल के बिल ये भी नहीं होता है, और शेयर प्रमाण पत्र ये भी नहीं होता है। कैश मेमो की कार्बन जो कॉपी होती है और दैनिक नगद सारांश, जिससे आपको पूरा पता चलता है ऑडिट यहाँ पर कि कितना आपका आया और गया और कितना यहाँ पे खर्च हुआ और कितना आपको प्राप्त हुआ, सभी चीज़ें यहाँ से पता चल जाता है। कौन से? आपके कार्बन कॉपी, कैश मेमो की कार्बन कॉपी और डेली कैश समरी से। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रमाणन वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? जो आपका वाउचिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? खाते देखने में सुंदर लगे, दर्ज दिए गए लेन देन वैध हो, अधिकृत और सही अवधि के हैं, सभी कर्मचारी समय पर कार्यालय आ रहे हैं, या कंपनी का केवल लाभ हो रहा हो। देखिए वाउचिंग का मतलब प्रश्न ही आ गया, मैं आपको पहले भी बताया हूँ। वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य खातों में लिखी प्रविष्टि जो एंट्रीज हैं के पीछे की दस्तावेजों को सबूत को देखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। दर्ज किए गए लेन देन जो है वैध है कि नहीं, अधिकृत किस पर है, और सही अवधि के लिए है कि नहीं, ये चीज़ चेक करना है। वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? खातों में लिखी प्रविष्टि जो एंट्रीज के पीछे के दस्तावेजों को सबूतों को देखना, जिससे ये सिद्ध हो सके कि लेन देन पूरी तरह आपका ऑथेंटिक है, वैध है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, अधिकृत अधिकारियों द्वारा स्वीकृत है कि नहीं, और इसी वर्ष का या किस वर्ष का, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी इससे आपका वाउचिंग से। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी वाउचर पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, यदि किसी वाउचर पर जो वाउचर है उस पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो अंकेक्षक को क्या करना चाहिए? इसे अनदेखा कर देना चाहिए, इसे अनधिकृत लेन देन मानकर प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, स्वयं इस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, या पुलिस में शिकायत दर्ज करना चाहिए। देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, इसे अनधिकृत लेन देन मान करके प्रबंधन में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। एक वैध वाउचर पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है दोस्तों, और ऐसा नहीं है
तो लेन देन संदिग्ध हो सकता है। ठीक है, अंकेक्षक को तुरंत प्रबंधन या इस पर लिखित स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है उधार क्रय अर्थात क्रेडिट परचेस की वॉचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक दस्तावेज कौन सा होता है? क्रेडिट परचेस के लिए, वॉचिंग के लिए, क्रेडिट परचेस किया, उधार क्रय किया, उसकी वॉचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो प्राइमरी दस्तावेज कौन सा होना चाहिए? इनवॉइस, विक्रेता का बिल, नगद राशि, पासबुक या माल वापसी बही। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, इनवॉइस, विक्रेता का बिल। जब हम उधार माल खरीदते हैं तो विक्रेता हमें एक बिल भेजता है जिसे इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इनवॉइस। यदि उधारी का कुछ सामान खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो जो आपका सेलर है वो हमको एक बिल भेजेगा जिसे क्या कहेंगे? इनवॉइस कहते हैं। उधार क्रय बही, परचेस बुक की जांच के लिए सबसे जो आपका प्रमुख या मुख्य जो है आपका प्राथमिक दस्तावेज कौन सा है? इनवॉइस ही है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, विक्रेता का बिल। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षक, इंटरनल ऑडिटर का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको घूम फिर के ऊपर नीचे ऐसे मिलेंगे जिसका मीनिंग सेम निकलेगा, मतलब समझ लीजिए कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न और आपके परीक्षा में आ ही सकते हैं। प्रश्न है इंटरनल ऑडिटर का मुख्य कर्तव्य क्या होगा? वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र राय देना, प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में रिपोर्ट करना, आयकर विभाग को क्रय विसंगतियों की रिपोर्ट करना या शेयरधारकों को लाभांश वितरित करना। ठीक, सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में रिपोर्ट करना। आंतरिक अंकेक्षण क्या है? आंतरिक अंकेक्षण संस्था का कर्मचारी होता है। आंतरिक अंकेक्षण जो होता है, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है आपका? किसी भी आपका जो इंस्टीट्यूट है, किसी भी आपका कंपनी है, उसका क्या होगा? एक कर्मचारी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? मैं बताया था आपको लास्ट वीडियो में, मैनेजमेंट करेगा। और उसका मुख्य काम क्या है यह देखना होता है, काम की संस्था की जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ठीक से काम कर रही है कि नहीं, जो इंटरनल आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है, ऑडिटिंग सिस्टम है, वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, या प्रबंधन को इसको रिपोर्ट सौंपना इसका मेन काम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में रिपोर्ट करना इंटरनल ऑडिटर का मुख्य कर्तव्य होता है। ठीक, नेक्स्ट है परीक्षण जांच अर्थात टेस्ट चेकिंग का उपयोग अंकेक्षण को कब करना चाहिए? जो परीक्षण जांच है, टेस्ट चेकिंग का उपयोग अंकेक्षक को कब करना चाहिए? जब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बहुत कमजोर हो, जब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ और विश्वसनीय हो, जब समय की कोई कमी न हो, या केवल सरकारी कंपनी के मामले में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही दोस्तों? बी, जब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ और आपका विश्वसनीय हो। ठीक, परीक्षण जांच जो है आपका टेस्ट चेकिंग, इसका मतलब है कि 100% जांच ना करके कुछ चुने हुए नमूने जैसे सैंपल्स लेते हैं उसकी जांच करना। अंकेक्षक जैसा जोखिम केवल तभी ले सकता है जब कंपनी की आंतरिक जो निरीक्षण प्रणाली है पहले से मजबूत और भरोसेमंद हो। ऐसा आपका ऑडिटर ऐसा जोखिम कब लेगा? जब उसकी कंपनी की जो है आपका आंतरिक निरीक्षण प्रणाली बहुत मजबूत है ना, और बहुत हद तक भरोसेमंद है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशंस में आपका टेस्ट चेकिंग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स पर, ना कि आपके 100% जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ढालू और फेरबदल अर्थात लैपिंग। लैपिंग या टैमिंग एवं लैपिंग का संबंध किससे है? ढालू और फेरबदल अर्थात लैपिंग या टैमिंग एंड लैपिंग का संबंध किससे है? स्टॉक की चोरी से, नगद प्राप्तियों के गबन को छुपाने की एक तकनीक से, अचल संपत्तियों को गलत मूल्यांकन से, या कर की चोरी से। देखिए टेमिंग 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 बोलते हैं इसे, टेमिंग और आपका जो लैपिंग होता है, टेमिंग और लैपिंग नगद चोरी छुपाने का एक तरीका है। क्या करने का तरीका है? जो आपकी नगद है उसको छुपाने का, या आपका छुपाना या चोरी करना बोल सकते हो, छुपाने का एक तरीका है। मान के चलिए इसे कौन सा? टीमिंग और लैपिंग करना। नगद जो आपका पैसा है, कैश, उसको चोरी छुपे छुपाने का तरीका है। जैसे ग्राहक एक पैसा मिले तो कैशियर ने उसे चुरा लिया। एक ग्राहक है ए से पैसा मिले तो कैशियर क्या करता है? उसे चुरा लिया। जब ग्राहक बी से पैसा मिले तो उसे ए के खाते में जमा करके दिखा दिया ताकि ए का खाता बराबर दिखे, और ये सिलसिला क्या होता है? लगातार चलते रहता है, और इसी सिलसिले को बोलते हैं दोस्तों टीमिंग और लैपिंग। ठीक है, तो नगद प्राप्तियों के गबन को छुपाने की एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। याद रखेंगे टीमिंग और लैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कर सकता है कि टीमिंग और लैपिंग का संबंध किससे है? तो जो नगद आपका कैश होता है उसको चोरी छुपाने का एक तरीका है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई खर्च चालू वर्ष का एक है, यदि कोई खर्च चालू वर्ष का है लेकिन उसका भुगतान अगले वर्ष होना है, यदि कोई खर्च जो दिख रहा है वो चालू वर्ष का, करंट ईयर का है, लेकिन उसका जो आपको पेमेंट करना है, भुगतान करना है, वो अगले वर्ष होना है, तो अंकेक्षक क्या जांचना चाहिए अंकेक्षक को? पूर्वदत्त व्यय अर्थात प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय अर्थात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रावधान, या फिर पूंजीगत व्यय या स्थगित राजस्व व्यय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अदत्त व्यय अर्थात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रावधान। ठीक है, उपार्जन की अवधारणा जो आपका एक्रुअल कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको इसको लास्ट वीडियो में कराया था। क्या होता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट, उपार्जन की अवधारणा? इसके अनुसार यदि कोई खर्च जो था आपका इस वर्ष हो चुका है, खर्चा इस साल का हो चुका है, जैसे इस महीने का किराया मान लीजिए, लेकिन भुगतान अगले वर्ष होगा या अगले महीना होगा, तो उसे खातों में अदत्त व्यय करना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में दिखाना अनिवार्य है, ताकि सही लाभ का पता चल सके। मान लीजिए आपने रेंट ये आपका इस महीने का क्या किया दोस्तों, आपने इस महीने का आपको किराया देना था, लेकिन इस महीने का किराया आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट मंथ पे कर दिया, तो ऐसे जो भुगतान है वो आपका क्या अगले महीना हुआ, तो उसे खातों में अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में दिखाना पड़ता है, ताकि सही लाभ का क्या चल सके, पता लग सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संपत्ति को खरीदने पर दिया गया कानूनी शुल्क, जो लीगल फीस होता है, आप कोई भी अपना संपत्ति एसेट्स खरीद रहे हैं, है ना, और उस पर दिया गया कानूनी जो आपका शुल्क है, लीगल फीस, किस प्रकार का जो है वो खर्च है, किस प्रकार का जो व्यय है? आयगत व्यय और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा अस्थगित आयगत व्यय, या चौथा आकस्मिक व्यय। ठीक, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी अचल संपत्ति जैसे कि आपका जमीन हो गया या आपका कोई मशीन हो गया, मान लो उसको खरीदना, उसे कानूनी रूप में अपने नाम करवाने पर किया गया जो खर्च है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात पूंजीगत व्यय कहते हैं, क्योंकि इसका लाभ कंपनी को कई वर्षों तक क्या होता है, मिलते जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोल रहे हैं अपन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न है भाग 3। अब हम आ गए दोस्तों भाग 3, संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ठीक है, संपत्तियों का दायित्वों का सत्यापन। अब इससे प्रश्न देखते हैं, संपत्तियों के मूल्यांकन अर्थात वैल्यूएशन से क्या तात्पर्य है? जो संपत्ति होते हैं, एसेट्स होते हैं, उसके मूल्यांकन अर्थात वैल्यूएशन से क्या तात्पर्य है? केवल संपत्तियों की गिनती करना, गलत। स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर संपत्तियों का सही मूल्य निर्धारित करना। तीसरा, संपत्तियों को बाजार में बेचना या नई संपत्तियों का टेंडर जारी करना। संपत्तियों के मूल्यांकन वैल्यूएशन करना क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर संपत्तियों का सही मूल्य निर्धारित करना ही आपका वैल्यूएशन कराना। मूल्य निर्धारित करना, किसी चीज का वैल्यूएशन नहीं करना। मूल्यांकन क्या है आपका यहाँ पर, मूल्यांकन अर्थात वैल्यूएशन, और इसका अर्थ केवल संपत्तियों को गिनना नहीं होता है, बल्कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख पर उन सही मौद्रिक मूल्य पर मॉनेटरी वैल्यू को जांचना होता है, वैल्यूएट करना रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यापन। अभी हमने देखा वैल्यूएशन, मतलब कि आपका हो गया वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करना। अब हम देख रहे हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सत्यापन, और ये अंकेक्षक का क्या कर्तव्य होता है? वेरिफिकेशन में अंकेक्षक का क्या कर्तव्य होता है? केवल प्रबंधन द्वारा दी गई सूची पर भरोसा करना, या संपत्तियों के अस्तित्व, स्वामित्व, कब्जे और मूल्य की स्वयं पुष्टि करना, या फिर संपत्तियों की मरम्मत करवाना, या संपत्तियों का बीमा स्वयं कराना। ठीक है, सत्यापन देखिए, सत्यापन वेरिफिकेशन का दायरा बहुत बड़ा होता है कायदे से। इसमें अंकेक्षक जो होता है, ऑडिटर होता है, इसको ये देखना होता है कि बैलेंस शीट में दिखाई गई जो संपत्ति है वास्तव में मौजूद है या नहीं, वह एक्सटेंशंस उसका है कि नहीं, ये दिखाना है। वह कंपनी की है या नहीं, उसका ऑनरशिप कौन है, और उस पर किसी का अवैध का कब्जा तो नहीं है, ये चीज़ देखना रहता है वेरिफिकेशन के समय। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सत्यापन के अस्तित्व, स्वामित्व और कब्जे और मूल्य की स्वयं पुष्टि करना ही आपका वेरिफिकेशन का काम होता है ऑडिटिंग में। ठीक है, प्लांट और मशीनरी का भौतिक रूप से सत्यापन करते समय, जो आपका प्लांट है कोई सा या आपका मशीन है, उसका भौतिक रूप से सत्यापन करते समय अंकेक्षक को किसकी सहायता लेनी चाहिए? केवल कैशियर की? बिल्कुल गलत बात। प्लांट इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ और अचल संपत्ति रजिस्ट्रार, फिक्स एसेट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। केवल बाहरी ग्राहकों की? गलत है, किसी भी की आवश्यकता नहीं है, तो गलत बात है। देखिए दोस्तों, प्लांट और भारी मशीनरी का एक तकनीकी ज्ञान चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं होता है। जो आपका सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको नहीं होता इस चीज़ की एग्जैक्टली नॉलेज।
इसके लिए भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन के समय उस कंपनी के प्लांट जो इंजीनियर होते हैं उसकी रिपोर्ट और अचल संपत्ति रजिस्टर जैसे फिक्स एसेट्स रजिस्टर होते हैं उसकी मदद लेनी चाहिए ऑडिट करने के समय, ठीक है, ऑडिटर को। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हास अर्थात डेप्रिसिएशन चार्ज करना अनिवार्य है क्योंकि ये आयकर अधिनियम की एकमात्र आवश्यकता होती है। गलत बात। ये संपत्तियों के उपयोग के कारण मूल्य में आई कमी को दर्शाता है और सही लाभ ज्ञात करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। इससे कंपनी का नगद प्रभाव बढ़ता है। गलत। इससे शेयरधारकों की मांग बढ़ती है या मांग होती है भी। गलत। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। अब आप लोगों से भी बहुत सारे प्रश्न बनने लगे होंगे दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है ना। इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए कि आप लोगों का यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जा रहा होगा। ठीक है, देखिए जो डेप्रिसिएशन संपत्तियों के लगातार उपयोग अगर कर रहे हैं तो उसकी घिसावट और समय बीतने के कारण उनके मूल्य में जो भी कमी आती है उसे क्या कहते हैं, मैं बताया था आपको, डेप्रिसिएशन अर्थात खास। सही शुद्ध लाभ ट्रू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए लाभ हानि के खाते में चार्ज करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक संपत्ति अर्थात फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं का उदाहरण है। ख्याति, गुडविल, पेटेंट, प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या स्टॉक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फिक्टिशियस एसेट्स अर्थात काल्पनिक संपत्तियां वह खर्चे या हानियां होती हैं जिन्हें एक ही साल में लाभ या हानि के खाते में नहीं डालते बल्कि आपका धीरे धीरे जो है आपका घटाया जाता है। कहने का मतलब है आपका जो काल्पनिक संपत्ति है वो खर्चा या हानि जो होता है उन्हें जो आपका साल में चलते रहता है, लाभ या हानि के खाते में नहीं डालते उसको, बल्कि धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। जैसे कि आपका प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इनका कोई आपका वास्तविक बाजार मूल्य रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता, काल्पनिक होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल आपके एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, काल्पनिक संपत्ति की बात कर रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिक्टिशियस एसेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऋणदाताओं अर्थात क्रेडिटर्स के शेष का सत्यापन करने के लिए अंकेक्षक को क्या करना चाहिए। जो ऋणदाता होते हैं अर्थात क्रेडिटर्स होते हैं उसके शेष का सत्यापन करने के लिए, है ना, अंकेक्षक को क्या करना चाहिए, केवल क्रय बही देखना चाहिए, ऋणदाताओं के खातों से विवरण स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट मंगाना और मिलाना चाहिए, केवल प्रबंधन से प्रमाण पत्र लेना या नगद शेष की गिनती करना। देखिए ऋणदाताओं के शेष खातों का या खातों के शेष की सत्यापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि सीधे उन ऋणदाताओं से उनके खातों का विवरण मांग लिया जाए, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट मांगाना, और उसे क्या कर लेंगे, मिलवाएंगे या मंगवाए करके अपन क्या करेंगे, उसे मिला करके देखेंगे, चेक करेंगे, रिकंसिलिएशन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑडिट अर्थात बैलेंस शीट ऑडिट का मुख्य ध्यान किस पर होता है, केवल लाभ हानि खाते में मदों पर, बैलेंस शीट में दिखाई गए संपत्ति और दायित्व के सत्यापन पर, कर्मचारियों के वेतन पर, या केवल दैनिक नगद बिक्री पर। देखिए बैलेंस शीट ऑडिट में क्या किया जाता है, लाभ हानि जो होता है उस खाते की बहुत विस्तृत जांच ना करके मुख्य रूप से क्या करते हैं, बैलेंस शीट की मदों को जो संपत्ति है और उसका जो दायित्व है और उसका जो पूंजी है सत्यापन है उसी के मूल्यांकन पर ध्यान देना केंद्रित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल की बात कर दिया दोस्तों, यहाँ पे लाभ हानि खाते में मद होता तो बात सही होता, लेकिन केवल बोल दिया, तो इसलिए यहाँ पर याद रखना है बैलेंस शीट जो ऑडिट है लाभ हानि खाते की बहुत विस्तृत जांच न करके क्या करता है, मुख्य रूप से बैलेंस शीट की मद जो होते हैं, कौन कौन से मद होंगे आपका जो संपत्ति हो गया, दायित्व हो गया, संचय हो गया और पूंजी हो गया, इसके सत्यापन और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में भौतिक सत्यापन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है। स्टॉक इन ट्रेड में उसके भौतिक सत्यापन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है, वैधानिक अंकेक्षक, संस्था का प्रबंधन, बैंक मैनेजर या सरकारी रजिस्ट्रार। ठीक, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्था का प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट। यह अंकेक्षण का एक स्थापित सिद्धांत है। कौन सा आपका, स्टॉक इन ट्रेड, भौतिक सत्यापन है। ठीक है, ये आपका स्थापित सिद्धांत है। स्टॉक की गिनती करना, उसकी सुरक्षा और उसका सही रिकॉर्ड रखना पूरी तरह से किसका काम होगा दोस्तों, सत्यापन को भी करना, गिनती भी करवाना है, रिकॉर्ड को भी रखना है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अंकेक्षक केवल उस प्रक्रिया की प्रमाणिकता की क्या करता है, जांच करता है और अपने रिपोर्ट्स की जिम्मेदारी रखता है वो। ठीक है, रख रखाव चीज़ों की। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल के मैनेजमेंट जो प्रबंधन होता है वह आपका क्या करेगा, स्टॉक की गिनती करवाएगा, उसकी सुरक्षा का वहन वही करेगा, उसका सही रिकॉर्ड रखवाने का भी काम कौन करेगा, मैनेजमेंट ही करेगा। ठीक है, स्टॉक ट्रेड की भौतिक सत्यापन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है,
तो मैनेजमेंट। यदि कोई संपत्ति 5 लाख की है, 5 लाख की संपत्ति है और इस पर 10% की दर से सीधी रेखा पद्धति SLM से हास लगाया गया, तो 3 वर्ष बाद उसका पुस्तक मूल्य क्या होगा। सीधा रेखा पद्धति SLM हर साल मूल लागत पर ही हास होता है। SLM में क्या होता है आपका याद रखेंगे, हर साल मूल लागत पर क्या होता है दोस्तों, हास होता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मूल लागत 5 लाख, हास कितना हो रहा है 10% की दर से सीधे से हास हो रहा है यहाँ पर। अब निकाल लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है। जैसे पहले वर्ष का अपन हास कर लेते हैं, तो 5 लाख रुपए है और इसका मैं 10% निकाल लूँ या -10% कर लूँ तो भी बन जाता। तो ये 50,000 रुपये निकल के आ गया दोस्तों। पहला चीज़ हास हुआ अपने पास। अब कितना बच गया, यहाँ पर देखिए पहले चीज़ तो 50,000 रुपये यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपने हास हो रहा है 1 साल का। तो अपन 3 साल का हास निकाल सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए हो गया। या आप इसको लिख लीजिए 50,000 गुणे अपना 3 साल, 3 साल का बोला यहाँ पर, ठीक। तो कितना आ गया 1,50,000 दोस्तों, 1,50,000 रुपये का हास हो रहा है। तो 5 लाख का सामान था, उसकी लागत थी, इसमें आपका लॉस हो रहा है कितना, 1,50,000 रुपये का। बचेगा कितना उसको, 3,50,000 रुपये, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों, 3,50,000। 3 वर्ष के बाद जो पुस्तक मूल्य हो जाएगा उसका, है ना, जो आपको संपत्ति हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 3.5 लाख का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान अर्थात प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की पर्याप्तता की जांच अंकेक्षक को किसके संदर्भ में करनी चाहिए। जो आपका अंकेक्षक है, ऑडिटर है ना, वो प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए किसके संदर्भ में कार्य करेगा। लेनदारों के, देनदारों के, लेनदार अर्थात क्रेडिटर, देनदार अर्थात डेबिटर की आयु, वार सूची एज वाइज एनालिसिस, केवल बैंक की शेष की या अचल संपत्ति की, ठीक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेब्टर्स अर्थात देनदारों की आयु की वार सूची एज वाइज एनालिसिस के। देनदारू अर्थात डेब्टर से पैसा डूबेगा या नहीं, इसके लिए देनदारों की क्या करेगा, आयु, वार सूची एज वाइज एनालिसिस देखी जाती है। जो आपका देनदार है जितने अधिक समय जैसे 1 साल या 2 साल से बकाया है, उसके लिए संदिग्ध ऋण प्रावधान जो है उतना ही अधिक होना चाहिए। ये आपका क्या कर रहा है, अंकेक्षक का संदिग्ध ऋणों के प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है भाग 4 देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। भाग 4 क्या बोल रहे हैं, कंपनी का अंकेक्षक जो कंपनी ऑडिटर एंड उसके प्रोविजंस क्या है, ठीक है, उसके अधिकार क्या क्या है, ठीक। साथ ही उसकी नियुक्ति और उसके अधिकार को भी देखना है यहाँ पर, ओके। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार एक गैर सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्यतः कहाँ की जाती है। जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 पहला के अनुसार गैर सरकारी जो कंपनी होती है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उसके अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्यतः कहाँ की जाती है। ऑप्शन है निदेशक मंडल की बैठक में, वार्षिक आम बैठक AGM में, या फिर केंद्र सरकार के कार्यालय में, या लेनदारों की बैठक में। केंद्र सरकार के से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये क्या है आपका नॉन गवर्नमेंट है। पहला चीज तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए कंपनी का अधिनियम 2013 की धारा 139(1) के तहत एक सामान्य जो आपका गैर सरकारी कंपनी के पहले अंकेक्षक के बाद के आगामी सभी अंकेक्षकों की नियुक्ति शेयर धारक द्वारा कंपनी की वार्षिक आम बैठक में की जाती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्यतः कहाँ की जाएगी, आपका AGM में की जाएगी। आपका होगा एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, AGM में होगी इसकी नियुक्ति। शेयर धारकों के द्वारा कौन करेगा, आपका शेयर होल्डर्स करेंगे इसको, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वार्षिक आम बैठक जो आपका AGM है में कोई अंकेक्षक नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं होता, जो कोई ऑडिटर है वो या फिर फिर से उसका नियुक्त नहीं होता, तो आपका आकस्मिक रिक्ति को भरने का अधिकार किसे होता है। केवल कंपनी के सचिव को, BOD अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, केवल प्रबंधन निदेशक को, या शेयर धारकों को असाधारण सामान्य बैठक EGM। सही तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निदेशक मंडल को, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यदि वार्षिक आम बैठक अर्थात AGM में किसी कारण से अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाती या पद अचानक से मान लीजिए खाली हो जाता है, तो कानून उसे आकस्मिक रिक्ति अर्थात क्या करेगा, कैजुअल वैकेंसी को भरने का प्राथमिक अधिकार
कंपनी के निदेशक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। नियुक्ति अगर एजीएम के नहीं हो पाया, मीटिंग में नहीं हो पाएगा नियुक्ति या उसका पुनर्नियुक्ति, तो कौन करेगा? बीओडी करेगा। ठीक है, ये आपका कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए प्राथमिक अधिकार किसको है? आपका निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत कंपनी अंगीक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? अंगीक्षक को कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? कंपनी के निर्देशकों को बर्खास्त करने का अधिकार, कंपनी की पुस्तक और वाउचरों को किसी भी समय देखने एक्सेस का अधिकार, कंपनी की नीति को बदलने का अधिकार, या लाभांश की दर तय करने का अधिकार। देखिए, निर्देशक को बर्खास्त कैसे करेगा? एक अंगीक्षक ऑडिटर नहीं कर सकता। दूसरा चीज देखिए दोस्तों, कंपनी की नीतियों को बदलने का भी अधिकार नहीं है उसको। ठीक है, लाभांश की दर तय करने का ये भी नहीं करेगा। इसका मीन क्या है? वाउचरों और पुस्तकों की किसी भी समय एक्सेस कर सकता है ऑडिट करने के लिए। 143(1) के तहत अंगीक्षक को ये अचूक अधिकार होता है कि वह अपनी कंपनी के कामकाज के घंटों के दौरान कभी भी कंपनी का जो बही खाता होता है या रिकॉर्ड्स होता है, रिपोर्ट्स होता है या वाउचर्स को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है और अधिकारियों से जानकारी भी मांग सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अंगीक्षक अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन देने के कितने दिनों के भीतर निर्धारित फॉर्म ADT 3 में इसकी सूचना कंपनी और रजिस्ट्रार ROC को देता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूं दोस्तों, आप लोग से बनना भी चाहिए। जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और लेक्चर 1 से पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है उप अंगीक्षक के नाम से, आप लोग चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे पढ़ सकते हैं। क्लास 1 से पढ़िएगा तो आप लोगों को ज़्यादा सही समझ में आएगा। देखिए, एक कंपनी अंगीक्षक अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन देने के कितने दिनों के भीतर निर्धारित जो फॉर्म है कंपनी है इसकी सूचना अपनी कंपनी के रजिस्ट्रार ROC को देता है? 15, 30, 45, 60। ऑप्शन नंबर इसका 30 अर्थात बी सही है, 30 दिन। यदि कोई अंगीक्षक अपनी मर्जी से पद छोड़ता है, रिजाइन करता है, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार उसे त्यागपत्र देने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म जो ADT होता है 3 भरकर अपनी कंपनी और कंपनी के रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, चलिए यदि कोई अंगीक्षण फॉर्म ऑडिट फॉर्म जो है अपनी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो जुर्माना किस पर लागू होगा? यदि कोई अंगीक्षण फॉर्म जो है ऑडिट फॉर्म है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, नियम को तोड़ रहा है, तो जुर्माना किस पर लगेगा? केवल फर्म पर, केवल उस पार्टनर और जिसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया उस पर उन सभी पार्टनर्स पर जो उल्लंघन में शामिल थे संयुक्त रूप से, एक केवल कंपनी के अकाउंट पर? बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, सोचिए सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्म और उन सभी पार्टनर्स पर जो उल्लंघन में शामिल थे संयुक्त रूप से। यदि कोई ऑडिट फर्म जो है कानून का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व के बावजूद वो सभी पार्टनर्स जो साझेदारी हैं और उस पर गलत कार्य या रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले जो शामिल थे संयुक्त और व्यक्तिगत जॉइंट और आपका सर्वरली दंड से भागीदारी होते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से वो क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, अंगीक्षक को अपने काम के दौरान कंपनी के व्यावसायिक गोपनीय जानकारियों को सुरक्षित रखना ये उसका कैसा कर्तव्य होता है? एक जो ऑडिटर है वो अपने काम के दौरान कंपनी की जो आपके कमर्शियल जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको गोपनीय जानकारियों को सुरक्षित रखना है, उसको सेफ रखना है, उसके लिए उसका कैसा कर्तव्य है? केवल नैतिक कर्तव्य है या फिर व्यावसायिक नैतिकता अर्थात प्रोफेशनल एथिक्स के तहत वैधानिक कर्तव्य है इसका? ये कोई आवश्यक कर्तव्य नहीं है, केवल ये एक सलाह होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है, आंसर ना है ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक नैतिकता पर्सनल एथिक्स के तहत वैधानिक कर्तव्य। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत गोपनीयता अर्थात कॉन्फिडेंशियलिटी एक वैधानिक व्यवसाय नैतिकता होता है। अंगीक्षक को ऑडिट के दौरान मिली जो आपके क्लाइंट की किसी भी गुप्त आपका इंफॉर्मेशन है या व्यावसायिक जानकारी को किसी भी बाहरी व्यक्ति को तब तक नहीं बताना चाहिए जब तक कानून अनिवार्यता ना हो, कोई भी कानूनी अनिवार्यता ना हो तब तक आपको उसको बताना नहीं है, किसी भी शेयर नहीं करनी है आपके किसी भी कंपनी की जानकारी को, एक ऑडिटर को। ठीक है, एक अंगीक्षक को जो किसी कंपनी का वैधानिक अंगीक्षक है, यदि जो एक ऑडिटर है किसी कंपनी का क्या है आपका एक वैधानिक जो है लीगल ऑडिटर है, वह उस कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं कर सकता? धारा 144 के अनुसार। ठीक है, एक ऑडिटर है जो किसी कंपनी का क्या है लीगल ऑडिटर है, ठीक है, वह उसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नहीं दे सकता है? धारा 144 के तहत। देखिए ऑप्शन है वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण, बही खाता और लेखांकन सेवा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करना, कर परामर्श अर्थात टैक्स कंसल्टेशन देना, या फिर अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना।
देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बही खाता और लेखांकन सेवा अर्थात बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करना। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत वैधानिक अंकेक्षण को, जो आपको लीगल ऑडिटर है, उसको कंपनी में बही खाता, बुक कीपिंग और आंतरिक अंकेक्षण या जैसे वित्तीय प्रणाली डिजाइन करने जैसी सेवाएं देने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसे याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आएगा यहाँ से प्रश्न। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। क्या बोल रहा है, एक ऑडिटर है, उसे अपनी कंपनी का जो वैधानिक अंकेक्षक है वो उसकी जो वहाँ पर कौन सा सेवा से प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो धारा 144 के तहत, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करना। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण या वित्तीय प्रणाली डिजाइन करने जैसी सेवाएं देने पर वो पूरी तरह क्या होगा, प्रतिबंध होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंपनी अंकेक्षक की रिपोर्ट का शीर्षक अर्थात टाइटल हमेशा क्या होना चाहिए। कोई भी कंपनी के ऑडिटर है, उसकी रिपोर्ट का जो है शीर्षक, जो है टाइटल, हमेशा क्या होना चाहिए। निजी अंकेक्षक की रिपोर्ट, स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सरकारी जांच रिपोर्ट या वित्तीय विवरण सारांश। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट। क्योंकि अंकेक्षक किसी के दबाव में काम नहीं करता है, पहला चीज तो, इसलिए कंपनी अपनी अधिनियम के तहत बनने वाली ऑडिट रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक हमेशा स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट अर्थात इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण अंकेक्षण मामला। अंकेक्षण के द्वारा रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण अंकेक्षण मामला की ऑडिट मैटर्स, जिसको काम के नाम से जाना जाता है, किस मानक के अंतर्गत आते हैं। अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट में शामिल जो महत्वपूर्ण अंकेक्षण मामला की ऑडिट मैटर्स KAM है ना, महत्वपूर्ण अंकेक्षण मामले किस मानक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ऑप्शन एस से 700, 710, 701, 705, 706। तो देखिए ऑप्शन इसका बी सही है दोस्तों, ऐसे 701। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स या की ऑडिट मैटर्स काम के तहत सूचीबद्ध जो लिस्टेड कंपनी होती है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अंकेक्षण मामला का एक अलग पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को जोड़ना होता है और उन मामलों को दर्शाता है जो अंकेक्षक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे 701 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों उसको, की ऑडिटर मैटर्स ऐसे 701। कंपनी के निदेशकों के रिश्तेदारों को अंकेक्षक नियुक्त करने पर प्रतिबंध कंपनी अधिनियम की धारा किस पर अंतर्गत आता है। यदि कोई कंपनी है और उसके डायरेक्टर के जो रिलेटिव्स हैं, जो डायरेक्टर है उसके रिलेटिव को ही ऑडिटर बना दिया, नियुक्त कर दिया जाए, ये प्रतिबंध है दोस्तों, ये नहीं कर सकते। ओके, तो ये किस धारा के तहत है। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, तो मान लीजिए वहाँ पे जो इन्विजिलेटर रहते हैं और उसके क्या होते हैं, मतलब मान लीजिए कोई रिलेटिव्स वो एग्जाम देने आते हैं, तो उसको यहाँ पे इन्विजिलेशन से हटा दिया जाता है, पहले पूछ लिया जाता है या फिर पहले बाद में हटा दिया जाता है ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। ओके, तो सेम यहाँ पर भी वही सीन है कि आपका जो अंकेक्षक का नियुक्त नहीं करता है, मतलब कोई रिलेटिव होगा डायरेक्टर का, जो आपका ऑडिटर होगा, उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतिबंध कर देना है, नियुक्ति नहीं दे सकते उसको। किस धारा के तहत, धारा 139, 140, 141(3) या 143। तो 141(3) के तहत इसे याद रखेंगे। मैं 141(3) में उन लोगों की सूची में जो कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। इसके तहत कंपनी के किसी भी जो डायरेक्टर है या मुख्य मैनेजर होते हैं, मुख्य प्रबंधक अधिकारी होते हैं, KMP जिसको बोलते हैं, कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव उनका उस कंपनी का आपका ऑडिटर नियुक्त होने के लिए अयोग्य माना जाता है। ठीक है, कोई भी रिलेटिव हो, चाहे हो आपका भाई हो, मामा हो, बेटा हो, जो भी हो, वो नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अगला अब देखिए भाग 5 में आते हैं दोस्तों। सरकारी अंकेक्षण एक विविध अवधारणा है। सरकारी अंकेक्षण और आपका मिसलेनियस जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे यहाँ पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं भाग 5 के सेशन क्वेश्चंस की। भारत में सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण, भारत में सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। भारत में सरकारी विभाग बोल रहा है, जैसे जो गवर्नमेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंकेक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की निजी फर्मों के द्वारा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखापाल परीक्षक जो होता है कैग के विभाग के द्वारा, केवल राज्य के वित्त मंत्रियों के द्वारा या आंतरिक प्रबंधनों के द्वारा। देखिए भारत में जो आपका सभी सरकारी जो मंत्रालय है, उसके विभाग है, सरकारी स्वामित्व वाली जो कंपनी है, उसके खातों की जो आपको ऑडिटिंग की जांच की जो सर्वोच्च जिम्मेदारी होती है, वो आपकी होती है दोस्तों कंट्रोल ऑडिटर जनरल, अर्थात उसके विभाग की CAG कंट्रोल ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 के तहत इसकी नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंट इसका नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है,
और उनके अधीन आने वाले भारतीय जो लेखा परीक्षा विभाग होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा, याद रखेंगे इसे। सरकारी विभागों के जो खातों के अंकेक्षण का मुख्य रूप से कौन करता है कार्य? कैग के विभाग करेंगे दोस्तों, भारत के नियंत्रण है वहां पर लेखा परीक्षक। नेक्स्ट है कैग CAG की ऑडिट रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने की अनुमति कौन या किसके माध्यम से रखी जाती है? संसद को ये आपका उसके टेबल पर रखने की रिपोर्ट अनुमति कौन देता है या कौन रखता है, किसके माध्यम से रखी जाती है? किसकी? कैग की रिपोर्ट को। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 151 कौन सा आर्टिकल 151 के अनुसार कैग केंद्र सरकार के खातों की ऑडिट रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। क्या करता है? आर्टिकल 141 के तहत जो आपका CAG होता है, CAG ये रिपोर्ट देगा, किसको देगा दोस्तों? रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करेगा। ठीक है, आर्टिकल 151 को याद रखेंगे। आर्टिकल 151 के तहत कैग रिपोर्ट देगा, किसको देगा दोस्तों? प्रेसिडेंट को देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति के माध्यम से ही इसे संसद के दोनों सदन अर्थात आपकी लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा दोस्तों। नहीं पढ़ा होगा तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग अपना संविधान भी कंप्लीट कर सकते हैं, पॉलिटी को। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सभी विषयों को डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे आपके प्लेलिस्ट बन करके सभी वीडियोस में अपलोड हो जाएंगी, सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सभी विषय, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, CDP हो, इंडियन GS, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यय का अंकेक्षण ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करते समय सरकारी अंकेक्षक मुख्य रूप से क्या देखता है? व्यय का अंकेक्षण, ठीक है, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपका खर्च वाला जो है उसका अंकेक्षण करते समय जो सरकारी जो अंकेक्षक होते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं, उसका मुख्य रूप से वो क्या देखते हैं कि खर्च को छुपाया गया है या नहीं, कि खर्च स्वीकृत नियम, बजट सीमाओं और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अनुसार हुआ है, कि खर्च जो है वो केवल नकद में हुआ है या नहीं, या कि कर्मचारियों को वेतन कम मिला है या नहीं। वेतन से इसको कोई लेना देना नहीं है। पहला चीज तो समझ लीजिए दोस्तों इसको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यय का अंकेक्षण ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करते समय जो सरकारी अंकेक्षक होता है उसका मुख्य रूप से ये देखता है कि खर्च जो है वो नियम के तहत हुआ है कि नहीं, और बजट की सीमा के अंदर हुआ है कि नहीं, और जो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अनुसार हुआ है कि नहीं। ठीक है, सरकारी खर्चों के संरक्षण जो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर का मुख्य नियम यही है कि आपका जो पैसा खर्च हुआ है वो बजट की सीमाओं के अंदर हुआ है कि नहीं देखना है, कानून उसमें सम्मत नियम के अनुसार हो, और उसके लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी सैंक्शन जो हुआ है वो हुआ है कि नहीं, ये मेन चीज चेक करना होता है आपका सरकारी अंकेक्षक का। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थान जैसे नगर निगम हो गया, जिला पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया के अंकेक्षण जो होता है, ऑडिटर होता है, उसकी रिपोर्ट कैसे सौंपी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय है, ठीक है, ग्राम पंचायत भी है, नगर निगम भी है, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उसके अंकेक्षण की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? सीधे भारत के राष्ट्रपति? गलत बात है भाई। संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन विभाग को, केवल केंद्रीय वित्त मंत्रालय को, या नीति आयोग को? वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन विभाग को। आप सभी को पता है ये राज्य के अंतर्गत आने वाले निकाय हैं, जैसे आपका नगर निगम हो गया या जिला पंचायत, ग्राम पंचायत हो गए। स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम या पालिका या पंचायत जो है, इसका ऑडिट कर राज्य सरकार के अधीन आने वाले स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, है ना, विभाग को द्वारा किया जाता है पहला चीज तो, इसलिए इसे अंतिम रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन विभाग को भेजा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, स्थानीय निकाय जिससे क्या हो गया, नगर निगम, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये हो गए। और इसका ऑडिट का राज्य सरकार के अधीन आने वाले जो आपका स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। और इसकी अंतिम रिपोर्ट किसको देंगे तो वो राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन विभाग को भेजी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम अंकेक्षण जो आपका इंटरिम ऑडिट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? पूरे साल के खातों की एक साथ जांच करना, या फिर वर्ष के माध्यम में वित्तीय स्थिति जानकर अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड घोषित करने में मदद करना, केवल धोखाधड़ी को छुपाना, करों को पूरी तरह से समाप्त करना। देखिए सी और डी तो पूरा गलत है, और पूरे साल के खातों में के अंत में जांच करना, ये तो और भी गलत है दोस्तों। देखिए जो इंटरिम ऑडिट होता है
ये 2 वर्ष के अंकेक्षणों के बीच होता है, जैसे साल के ठीक बीच में या फिर 6 महीने पर इसको कराया जाता है। और ये आपका क्या है, अनिवार्य नहीं होता, ये ऐच्छिक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की 6 माही वित्तीय स्थिति जानकर शेयर धारकों के लिए क्या अंतरिम लाभांश अर्थात इंटरिम डिविडेंड घोषित करने का रास्ता साफ करना होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अंकेक्षक एक वित्तीय अन्वेषक अर्थात इन्वेस्टिगेटर नहीं है। जो आपका ऑडिटर है वो एक वित्तीय अन्वेषक अर्थात जो आपका है बजट का इन्वेस्टिगेटर नहीं है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? अंकेक्षण सामान्य का राय के लिए होता है, जबकि अन्वेषण किसी विशेष उद्देश्य का। अच्छा, जो अंकेक्षण होता है वह सामान्य राय के लिए होता है, जबकि अन्वेषण किसी विशेष उद्देश्य का संदेह के लिए गहराई से जांचने वाला। दूसरा है, अन्वेषण केवल सरकारी विभागों में होता है। तीसरा, अंकेक्षण केवल 10 दिनों का होता है। और चौथा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए, दोनों में अंतर तो है, पहला चीज तो क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अंकेक्षण जो है ऑडिटिंग का क्या काम होता है? सामान्य जांच करना और वित्तीय विवरणों की सत्यता पर राय देना। जबकि इसके विपरीत उल्टा, ठीक, अन्वेषण जो होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है, वह किसी विशेष संदेह जैसे कि कैश चोरी हो गया या टैक्स का फ्रॉड हुआ है, उस पर आपको गहराई से की जाने वाली जो है आपकी खोज या जासूसी प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? इन्वेस्टिगेशन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अंकेक्षण समान राय के लिए होता है, जबकि अन्वेषण किसी विशेष या संदेह के लिए गहराई से की जाने वाली जांच के लिए। ठीक है, तो इसलिए आंसर नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अंकेक्षण अर्थात एनवायरमेंटल ऑडिट में मुख्य रूप से किसकी जांच की जाती है? जो एनवायरमेंटल ऑडिट होते हैं वो मुख्य रूप से किसकी जांच की जाती है? कंपनी के बगीचों के खर्चों की, औद्योगिक इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों और पर्यावरण नियमों के अनुपालन की, केवल कागज के उपयोग की, या बिजली के बिलों की। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों। समझिए यहाँ पर पर्यावरण अंकेक्षण ये एक आधुनिक अवधारणा है। क्या है? एनवायरमेंटल ऑडिट क्या है? एक प्रकार का जो है मॉडर्न आपका कॉन्सेप्ट है, और इसमें यह जांचा जाता है कि कोई फैक्ट्री है या कंपनी द्वारा सरकारी पर्यावरण नियम जो है या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का सही पालन कर रही है कि नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है लेखांकन मानक AS10 का संबंध किससे है? इसको भी कराया था हमें। स्टॉक का मूल्यांकन, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट PPE का आपका यहाँ पर है संबंध, या फिर नगद प्रवाह विवरण या विदेशी मुद्रा लेखन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण। ठीक है, भारतीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा संशोधित ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम अब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट कर दिया गया है। ये अचल संपत्तियों के आपके लेखांकन, उनकी लागत और उन पर हाथ लगाने की नियम तय करता है। क्या करता है दोस्तों? जो आपकी अचल संपत्ति होती है उसके लेखांकन और उनकी लागत और उन पर हाथ लगाने के लिए नियम तय करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंकेक्षक को लगता है कि वित्तीय विवरण में कुछ विसंगतियां हैं, यदि ऑडिटर को लग रहा है कि जो वित्तीय विवरण है उसमें कुछ विसंगतियां हैं लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी रिपोर्ट पर गलत कहा जाए, तो वह कौन सी राय देता है? एडवर्स ओपिनियन अर्थात प्रतिकूल राय, मर्यादित राय अर्थात क्वालिफाइड ओपिनियन, स्वच्छ राय अनक्वालिफाइड क्लीन ओपिनियन, या डी राय का डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या करें? यदि वित्तीय विवरण में कुछ विसंगतियां या गलती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि पूरे आपका क्या हो रहा है, खाते को ही बेकार या झूठा घोषित कर दिया जाए, तो अंकेक्षक जो ऑडिटर होता है कुछ शर्तों के साथ अपनी सहमति देता है, और इसे ही क्या बोलते हैं? आपका मर्यादित अर्थात क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर उसमें थोड़ी त्रुटि है, थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, तो उसमें क्या कर देगा? आपका मर्यादित राय दे देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। ठीक है, कौन सी राय देगा? आपका क्वालिफाइड राय। लागत अंकेक्षण अर्थात कॉस्ट ऑडिट किस संस्थानों के लिए उपयोगी या अनिवार्य है? जो आपका लागत अंकेक्षण है, कॉस्ट ऑडिट है, वो किस संस्थानों के लिए उपयोगी है दोस्तों और अनिवार्य है? केवल छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए, निर्दिष्ट विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग और खनन उद्योगों के लिए जहां वस्तुओं की उत्पादन लागत ज्ञात करना आवश्यक है, सी केवल बैंकिंग कंपनियों के लिए, या डी धर्मार्थ अस्पतालों के लिए। देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, लागत जो अंकेक्षण होता है, जो कॉस्ट ऑडिट होता है, वस्तुओं के उत्पादन की लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की शुद्धता जांचने के लिए होता है। सरकार ने इसे कुछ विशिष्ट विनिर्माण जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या आपका प्रोसेसिंग प्रसंस्करण और खनन जो हो गया माइनिंग उद्योगों के लिए अनिवार्य किया है कॉस्ट ऑडिट को। इसलिए इसे याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग, आपको प्रोसेसिंग होते हैं, माइनिंग्स होते हैं, इसलिए ये प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, चलिए
तो आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी बेटर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, नॉट ओनली फॉर उप अंकेक्षक एग्जाम बट ऑल्सो फॉर छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके लिए, छत्तीसगढ़ में जो आपका सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है, या पटवारी को होने वाला है, एडीओ या एबीओ का होने वाला है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने को है, जिसमें आपका पेपर 1 की पूरी निःशुल्क तैयारी यहाँ पे मैं कराऊंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ जो आपका आने वाले दिनों में जो मैंने आपका एक वीडियो बनाया विशेष कि कौन कौन से एग्जाम छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, उस पर भी मैं आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। सामान्य विषय को हम लोग पहले टारगेट कर रहे हैं, जैसे इंडियन जीएस हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, और साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सीडीपी हो गया। ये सभी चीज़ों को मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारा इस चैनल को शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों। आपके फीडबैक से यहाँ पर हमको एक सही रिस्पॉन्स मिलता है कि हम आप लोगों को और अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाएँ और बेहतर कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराएँ। तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो, और ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।